हे दोस्तों, चार्ल्स डुइक अपनी अमेजिंग बुक द पावर ऑफ हैबिट को जब खत्म कर रहे थे तब से ही उन्हें साइंस ऑफ प्रोडक्टिविटी इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट आ गया था। और उसके बाद तो उनकी लाइफ में बहुत कुछ होने लगा क्योंकि उनकी बुक को ह्यूज सक्सेस मिल गई थी और कई प्रोफेशनल बड़ी अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलने लगी थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगी कई अलग अलग कामों की जो वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। उनका टाइम बहुत जल्दी खत्म होने लगा था पर उनके काम बढ़ते ही जा रहे थे। इन शॉर्ट उनकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम हो गई थी, वो कोई काम अच्छे से नहीं कर पा रहे थे और तो और उन्हें अपनी सक्सेस और लाइफ एंजॉय करने का टाइम भी नहीं मिल रहा था। सो तब वो मिस्टर अतुल गावड़े के पास गए हेल्प के लिए। अतुल गावड़े एक सर्जन है, न्यूयॉर्क स्टाफ राइटर, बेस्ट सेलिंग ऑथर, हार्वर्ड प्रोफेसर और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर के एडवाइजर थे, जो बहुत बिजी डॉक्टर थे बट स्टिल वो इतने प्रोडक्टिव थे, अपने टाइम का इतने अच्छे से यूज करना जानते थे कि वो ये सारी पोस्ट के काम को हैंडल करने के बाद भी अपने बच्चों के साथ रॉक कॉन्सर्ट्स में जाते थे और टाइम टू टाइम अपनी वाइफ के साथ मिनी वेकेशंस पर भी जाते थे, अपनी लाइफ और सक्सेस को एंजॉय करते हुए। सो ये सब जानने के बाद डुइक कन्विंस हो गए थे कि कुछ लोगों के अंदर प्रोडक्टिव रहने की स्किल होती है जो उन्हें दूसरों से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है, और इसी बारे में फिर वो रिसर्च करने लगे। उन्होंने कई हाईली प्रोडक्टिव लोगों के इंटरव्यूज लिए जिसमें कई एयरलाइन पायलट्स, मिलिट्री जर्नल्स, कॉग्निटिव साइंटिस्ट भी थे, जिन सब से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और ऐसे ही सीखते सीखते उन्हें 8 की एरियाज मिले जिसपे फोकस करके उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई और जिसपे फोकस करके कोई भी अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ा सकता है एक स्मार्टर, फास्टर और बेटर पर्सन बनते हुए। सो आज मैं आपके साथ उन्हीं 8 की एरियाज में से कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, मोटिवेशन पावर ऑफ चॉइस। एक स्टडी की गई थी कुछ लोगों पे जिसमें उन्हें गेम खेलने दिया गया था। गेम एकदम सिंपल था, जहां उनके सामने कंप्यूटर पे 1 to 10 में से कोई भी एक नंबर रैंडमली आएगा और उन्हें ये नंबर आने से पहले गेस करना होगा कि वो नंबर 5 से कम होगा या ज्यादा। अगर वो सही गेस करेंगे तो वो जीत जाएंगे, नहीं तो हार जाएंगे। और ये सिंपल सा गेम खेलते टाइम उन लोगों की ब्रेन एक्टिविटी पर भी नजर रखी जा रही थी MRI स्कैनर की हेल्प से, जिससे ये बात सामने आई कि जब उन लोगों के पास उस गेम में चॉइस करने का टाइम आता था, नंबर सिलेक्ट करने का टाइम आता था, तब उनके ब्रेन का एक पार्ट स्ट्रेटम जो मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो बहुत एक्टिव हो जाता था। जबकि वही गेम जब उन लोगों को अगेन खेलने दिया गया पर अब उनके बजाय उनके डिसीजंस कंप्यूटर अपने आप लेने लगे और जहां उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, वो बस रिजल्ट्स देख सकते थे, तो ऐसा करने पर उनके ब्रेन के मोटिवेशन रिलेटेड पार्ट में एक्टिविटी होना बंद हो गई। बेसिकली स्टडी से ये पता चला कि एक इंसान का मोटिवेशन उसके पास होने वाले चॉइसेस पर भी काफी डिपेंड करता है। मतलब अगर इंसान के पास ज्यादा कुछ करने की चॉइसेस नहीं होगी, ऑप्शंस नहीं होंगे, या अगर उसे बस ऐसा फील भी होगा कि उसके पास ज्यादा कुछ करने की चॉइस नहीं है, तो उसका मोटिवेशन कम होगा। लेकिन अगर उसके सामने हर दिन कई चॉइसेस रखे जाए, कई डिसीजंस लेने पड़े उसे, तो उसका मोटिवेशन भी ज्यादा होगा। और इस बात को 1980 में एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट ने भी फाइंड आउट करा था, जहां उन्होंने स्टडी करी थी उन सारे लोगों पे जो स्टार्टिंग में तो एकदम नॉर्मल थे बट फिर अचानक उनका इंटरेस्ट, मोटिवेशन पूरा खत्म हो गया। वो दिमाग से नॉर्मल थे बट उन्हें लाइफ में कुछ करने का दिल नहीं करता था, जो कई घंटे ऐसे ही बिना कुछ करे बिता देते थे। और स्टडी से ये पता चला था कि ऐसा होने का रीजन था बिकॉज इन सब लोगों का वही ब्रेन पार्ट जो मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो डैमेज हो गया था किसी एक्सीडेंट या प्रॉब्लम की वजह से। एग्जाम्पल, एक कपल था जो अराउंड 30 से 40 साल से अपनी लाइफ खुशी से बिता रहा था एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर अचानक उनके हस्बैंड को यही प्रॉब्लम हो गई और उनका पूरा मोटिवेशन खत्म हो गया। तब उनकी वाइफ बहुत परेशान हो गई थी और इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए फिर उन्होंने बहुत कुछ किया बट कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली उन्होंने क्या किया कि अपने पति का मोटिवेशन वापस लाने के लिए उन्होंने हस्बैंड का हर दिन चॉइसेस लेना और डिसीजंस लेना बढ़ा दिया। मतलब वो हमेशा अपने हस्बैंड को चॉइसेस देने लगी, लाइक एग्जांपल, आज तुम्हें ये शर्ट पहनना है या ये टी शर्ट, खाने में वेजिटेबल्स चाहिए या कुछ नॉनवेज, और ऐसे ही कई चॉइसेस वो अपने पति को देने लगी हर दिन, जिससे धीरे धीरे उनके हस्बैंड का मोटिवेशन वापस आ गया और वो ठीक हो गए। वेल, अब ये सारी बातों से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अगर आपको किसी से कुछ काम कराना है या खुद कुछ काम प्रोडक्टिवली करना है तो बेस्ट है कि आप सामने वाले को या अपने आप को कई ऑप्शंस दो जिसमें से आप या वो सामने वाला चूज कर सके। एग्जाम्पल, एक बच्चे को कोई स्पेसिफिक काम का ऑर्डर देने के बजाय उन्हें चॉइस दो कि बेटा तुम मार्केट जाके मेरे लिए ये सामान लाना पसंद करोगे या अभी तुम घर की सफाई में मेरी हेल्प करना पसंद करोगे। तो ऐसा करने से चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि वो दोनों काम में से एक काम आपका करके देगा। देखो, किसी भी इंसान को ये बात बहुत पसंद होती है कि चीजें उनके कंट्रोल में रहे, और चॉइसेस देने से आप सामने वाले इंसान को वो कंट्रोल दोगे जो उसे काम खत्म करने का मोटिवेशन भी देगा। पॉलिटिक्स में भी आप इस प्रिंसिपल का यूज देखोगे। कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टी को कंट्री के आधे या मैक्सिमम लोग सपोर्ट करते हैं कुछ रीजंस की वजह से, जबकि दूसरी पार्टी उनके अपोजिट लोगों को सपोर्ट पाती है। मतलब वो ऑप्शन देते हैं लोगों को दो पार्टी में से किसी एक पार्टी को सपोर्ट करके वोट देने का, जिससे लोगों को लगता है कि चीजें उनके कंट्रोल में है और वो डिसीजन ले रहे हैं कि कौन कंट्री चलाएगा कौन नहीं। जबकि एक्चुअल में ये थोड़ा बहुत ऐसा ही होता है जैसे एक बच्चे को मार्केट जाने का या घर साफ करने का ऑप्शन देना, जिसमें से बच्चा कोई भी ऑप्शन चूज करे, फायदा होगा तो पेरेंट को ही। नंबर 2, टीम। आपने देखा होगा ज्यादातर लोग जब अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तब वो एकदम अलग बिहेव करते हैं, पर जब वही लोग अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तब वो एकदम अलग इंसान बन जाते हैं। वो ज्यादा ओपन रहते हैं और ज्यादा रिस्क लेते हैं। वेल, ऐसा होने के कई रीजंस में से एक बड़ा रीजन ये है बिकॉज हम फ्रेंड्स के साथ ज्यादा सेफ फील करते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट्स।
और यहाँ ऑथर वो नॉर्मल सेफ मतलब जान के खतरे वाली बात नहीं कर रहे, बल्कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी की बात कर रहे हैं, जिसका मीनिंग कुछ ऐसा होता है कि आप फ्रेंड्स के सामने अपने आप को ज्यादा ट्रूली एक्सप्रेस कर सकते हो बिना किसी ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस या आउटकम का सोचे, क्योंकि उनके व्यूज, सोच और बिलीव्स यूजुअली हमसे बहुत मिलती है, इसीलिए हम उनके साथ ज्यादा ओपन हो पाते हैं, जो नॉर्मली फैमिली के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता बहुत से लोगों के लिए। सो अब ये सारी बातों का प्रोडक्टिविटी से क्या रिलेशन? वेल, अगर आपको कोई भी बड़ा काम करना है तो आपको आज नहीं तो कल एक टीम में ही काम करना होगा, और अगर आप चाहते हो कि आपका और आपकी टीम का काम प्रोडक्टिविटी के साथ हो तो आप ये बात ध्यान रखो कि टीम में सबको फ्रेंड्स के साथ रहने वाली साइकोलॉजिकल सेफ्टी फील हो, जहां वो ओपनली अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि जब ऐसी सेफ्टी हमें फील होगी तभी हम अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे प्रोडक्टिविटी के साथ। सो इसीलिए ऐसी टीम बनाओ या ऐसी टीम में काम करो जहां लोग एक दूसरे के आइडियाज या ओपिनियंस को ज्यादा नेगेटिवली जज ना करे और हमेशा सपोर्टिव रहे। एंड ये चीज बस ऑथर नहीं बल्कि गूगल ने भी अपने प्रोजेक्ट एरिस्टोटल में फाइंड आउट करी थी, जिसमें वो एक परफेक्ट टीम कैसे बना सकते हैं इस बारे में रिसर्च कर रहे थे। इस रिसर्च में गूगल ने 5 की फैक्टर्स फाइंड आउट करे थे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर उन्हें साइकोलॉजिकल सेफ्टी का ही मिला था। नंबर 3, फोकस, मेंटल मॉडलिंग। 1 जून 2009 को एयर फ्रांस की फ्लाइट 447 ब्राजील से पेरिस जा रही थी। जर्नी स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद ही वो प्लेन एक बड़े तूफान में घुस चुका था, जिसके बाद प्लेन का ऑटो पायलट अचानक बंद हो गया और प्लेन एक तरफ झुकने लगी। पायलट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो प्लेन की स्पीड बढ़ाए या कम करे, क्योंकि उनका स्पीडोमीटर भी बराबर काम नहीं कर रहा था। सो दोनों पायलट्स एकदम कंफ्यूज और घबरा गए थे। उन्हें तब प्लेन के नोज को नीचे करके स्पीड बढ़ानी चाहिए थी, पर क्योंकि वो इतने घबरा गए थे कि प्लेन के नोज को नीचे करने के बजाय वो नोज को और ऊपर करने लगे, जिससे स्पीड कम और कम होने लगी और उनका प्लेन अटलांटिक ओशन में क्रैश हो गया। इस एक्सीडेंट की वजह से सारे के सारे पैसेंजर्स इंक्लूडिंग पायलट्स की डेथ हो गई। अब एक और इससे भी बुरा इंसिडेंट हुआ था सिमिलर टाइप की एयरबस प्लेन क्वांटस एयरवेज 32 फ्लाइट के साथ। ये प्लेन सिंगापुर से सिडनी जा रही थी, जहाँ जर्नी स्टार्ट होने के कुछ मिनट बाद ही अचानक उस प्लेन के एक इंजन में आग लग गई और वो ब्लास्ट हो गया। पायलट्स ने फौरन अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया ऑटो पायलट से हटा के। तब उनके स्क्रीन पर बहुत सारे एरर्स आने लगे, अलार्म्स बजने लगे। प्लेन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी कि उन सबको एक एक करके हैंडल करना इम्पॉसिबल था। इवन उस प्लेन के विंग में खड्डा हो गया था और मॉनिटर पे एक एक करके और न्यू एरर्स शो करते ही जा रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद वो पायलट्स ने अपने ऊपर कंट्रोल करा, मतलब वो घबराए नहीं और अपनी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस की हेल्प से शांत होकर प्लेन को वापस सिंगापुर लाया, एक नियरली इम्पॉसिबल लैंडिंग को सक्सेसफुल बनाते हुए, जिसने अराउंड 500 लोगों की जान बचा ली। अब याद रखो, ये दोनों सिचुएशन में प्लेन में मालफंक्शन हुआ था, एक में थोड़ा कम और एक में बहुत ज्यादा, बट स्टिल जो चीज ने लोगों की जान बचाई और ले ली वो था पायलट्स का सिचुएशन हैंडल करने का तरीका। फ्लाइट 447 के पायलट सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाए बिकॉज वो एक ऐसे मेंटल एरर से सफर कर रहे थे जिसे बोलते हैं कॉग्निटिव टनलिंग। ये सिचुएशन तब आती है यूजुअली जब ब्रेन रिलैक्स स्टेट से सडनली पैनिक स्टेट में आ जाता है। ऐसे सिचुएशन में इंसान को नॉर्मल चीजें भी समझ नहीं आती और वो बहुत गलत डिसीजन लेने लगता है। दूसरी तरफ क्वांटस फ्लाइट के पायलट्स पहले इंसिडेंट से और भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को हैंडल कर पाए बिकॉज उनके मेन पायलट्स ने एक ऐसे कॉन्सेप्ट का यूज किया जिसे बोलते हैं मेंटल मॉडलिंग। मेंटल मॉडलिंग एक तरह से विजुअलाइजेशन जैसा ही होता है, जहां इंसान पहले ही अपने दिमाग में विजुअलाइज करके रखता है सारे आउटकम्स कि अगर ऐसा हुआ तो वह ऐसा करेगा या ऐसा हुआ तो ऐसा करेगा। एग्जाम्पल, कई बार हम अपने दिमाग में ऐसे मेंटल सीन्स चलाते हैं कि आज मैं पहले यहाँ जाके ये काम खत्म करूंगा, फिर वहां जाऊंगा और वो दूसरा काम खत्म करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा करके हम एक मेंटल इमेज या मूवी प्ले करते हैं अपने दिमाग में वो चीजें करने से पहले ही, जो कि एक तरह से छोटे लेवल की मेंटल मॉडलिंग ही होती है। क्वांटस फ्लाइट के मेन पायलट ये चीज हर टाइम प्लेन उड़ाने से पहले करते ही थे कि अगर कुछ गलत होता है तो मैं उस सिचुएशन में ऐसा करूंगा या वैसा करूंगा। इसी तरह वो वर्स्ट टू वर्स्ट केस के लिए भी मेंटल मॉडलिंग करके रखते थे और उनकी इसी प्रैक्टिस ने सबकी जान बचाने में बहुत हेल्प करा। सेम इसी तरह आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मेंटल मॉडलिंग का यूज करो। विजुअलाइजेशन की हेल्प से कामों को पहले ही अपने दिमाग में चलाओ। ये चीज आपकी काफी हेल्प करेगी आपको एक स्मार्टर, फास्टर और बेटर इंसान बनाते हुए। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बहुत ही अच्छी बुक स्मार्टर फास्टर बेटर बाय चार्ल्स डुहिग से। अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आप ये बुक जरूर पढ़े। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है और अगर आप इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अप टू एंड, अगर आप मेरी वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा, जो मैं हर संडे को डालता हूँ, तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा और आप वीडियो मिस कर दोगे। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक एंड व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि हर कोई इस वीडियो से फायदा उठा सके और हम सब आगे बढ़े। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।